नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन और भारतीय बाजार थोड़ा सा अभी दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे क्योंकि कुछ देर पहले बाजार में लोअर लेवल से वापस अपटिक्स आने शुरू हुए हैं और निफ्टी करीब करीब 68 अंक नीचे अब रह गया है। कुछ समय पहले 100 अंकों के आसपास ही गिरावट दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी के अंदर स्लाइटली पुल बैक आया तो 102% के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में भी करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर आज जरूर प्रिवेल कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप आज यहां पर ज़्यादा प्रेशर है कल की तरफ पे। कल भी स्मॉल कैप में ज़्यादा बिकवाली थी, मिड कैप फ्लैट था। आज भी स्मॉल कैप करीब करीब 1% नीचे, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में लगातार दूसरा दिन, जबकि डिक्लाइंस गिरावट के साथ है। 1529 शेयर गिरने वाले और 730 शेयर बढ़ने वाले, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले ही थोड़ी सी रिकवरी आ रही है या मिड कैप भले ही फ्लैट है, लेकिन स्मॉल कैप में डैमेज है जो कि कैश मार्केट के शेयरों में आपको दिखाई पड़ेगा। आज का स्टार परफॉर्मर है टाटा मोटर्स। डीमर्जर की खबरों के बीच में 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 7.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एम&एम और बीपीसीएल करीब करीब 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर में आज रिलायंस लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री पूरा आईटी दबाव में इनफैक्ट, और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जहां पर कुछ हद तक दबाव जो है मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली की है और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर स्लाइटली रिकवरी का जो एक मोड है वो आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, कुछ स्टॉक्स को लेकर भी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन शिल्पा हमसे बातचीत करते हैं और कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर भी डाल लेते हैं। शिल्पा मैम, पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक चाहूंगा कि इंडेक्स में आज रिकवरी जरूर आ रही है, बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन स्लाइटली है और आईटी आज वैसे भी प्रेशर दे रहा है उल्टा मार्केट्स को। सो टफ सिचुएशन है, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड गुड आफ्टरनून सुमित जी। आपने जैसे बोला बिल्कुल सही है। हमने इतनी अच्छी तेजी देखी है तो थोड़ा ये जो ब्रीदर है 1-2 दिन का, मुझे लगता है इसको भी एक अच्छे से वेलकम ब्रीदिंग स्पेस के हिसाब से लेना चाहिए। और मैं अभी भी आई एम स्टेइंग इंटैक्ट, जहां पे मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि 22,800 से लेके 23,000 के लेवल्स हम पहले देखेंगे, उसके बाद ही कोई आप मीनिंगफुल करेक्शन की बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए अपने पास और भी स्पेस है टू गो लॉन्ग फॉर मोर देन 500 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड लाइकवाइज बैंक निफ्टी भी एक बार 50,000 तक का मूव दिखाएगा, तो जहां पे अपने पास अभी भी 2000 पॉइंट से ज्यादा का एक अपसाइड पोटेंशियल है। तो ये जो एक छोटा आपको डिप मिलता है, आपको इंट्राडे में भी मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आज का क्लोजिंग भी आपको बहुत ऑन द हायर साइड मिले, बिकॉज सपोर्ट पे है इंडाइसेस और हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी एक सपोर्ट के साथ एक रिकवरी भी हम नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई विल ओनली सजेस्ट टू गो लॉन्ग्स। तो शिल्पा मैम, आप भी नोटिस कर रहे हो क्या कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ है और इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, तो निफ्टी एटलीस्ट घूम जाता है हर रोज, लास्ट तक आते आते नए हाइज बना रहा है, लेकिन सेल ऑफ आपको दिख रहा है स्मॉल कैप में 1% आज डिप, कल 1% का डिप, लगातार वहां पर बिकवाली है, डिक्लाइंस ज़्यादा है, एडवांसेस कम है और इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे बंद हो रहा है। क्या ये प्रॉपरली मैनेज दिख रहा है आपको भी? इसको मैं ऐसे मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें अगर हम लोग एक छोटा डिप देखते हैं तो इसके लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा पैनिक करना चाहिए। और लार्ज कैप्स क्योंकि इतना ज़्यादा पहले पार्टिसिपेशन नहीं था, तो वहाँ पे डेफिनिटली एक बाइंग आ रहा है ज़्यादा कन्विंसिंगली, व्हिच इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द मार्केट। मुझे लगता है जब लार्ज कैप में आपको बाइंग दिखता है तो इसका मतलब एक सस्टेनेबल अपसाइड है। यहाँ पे आपको विद टाइम अगेन स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी रैली दिखेगा। तो यहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक्स जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप वहाँ पे लॉन्ग्स रहेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और एज सच कोई कंसर्न मार्केट में अभी तक शिल्पा मैम को नहीं दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? जैसे मैंने बोला समीर जी, अभी के लिए तो शॉर्ट नहीं हूँ मैं। कुछ लेवल्स डिसाइसिवली ब्रीच होंगे, डेफिनेटली शॉर्ट्स के लेवल्स भी ओपन होंगे, बट अभी के लिए आई विल गो लॉन्ग। जो मेरा पहला लॉन्ग रहेगा वो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा, जेके सीमेंट में। इसको प्रभुदास लीलाधर में आज मैंने रेकमेंड किया था। ऑफ कोर्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जेके सीमेंट 4400 जोन्स में एक अच्छा सपोर्ट लेके एक बाउंस दे रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन, तो 4800 से लेके 5000 के भी एक पोजिशनल टारगेट आपको बहुत इजीली दिखेंगे, जहां पे मुझे लगता है ये टारगेट्स आपको आने वाले दिन में अचीव होता हुआ दिखेगा। तो एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है ओनली फॉर रिस्क टेकर्स। अगर किसी को यहाँ पे लॉन्ग जाना है, मुझे लगता है 4350 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं। मुझे लगता है 4550 से लेके 4800 के लेवल्स में आपको जेके सीमेंट बहुत जल्दी ट्रेड करते हुए मिलेगा।
किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 4500 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं जो रफली 140-145 के बीच अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें आप स्टॉप लॉस एस पर फ्यूचर्स 4350 रखिए और मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको अच्छे गेन्स आ सकते हैं। ओके, तो जेके सीमेंट 4400 के जोन्स के आसपास अच्छा पुल बैक है। 4500 की कॉल को भी आप अदरवाइज ऑप्शंस के जरिए देख सकते हैं। 140 के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा पुल बैक 4400 से है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन कॉन्ट्रेरियन व्यू में इसको रखेंगे। दूसरा नाम शिल्पा मैम। दूसरा मेरा अभी भी आई विल स्टिक टू अ बाय विद बीईएल। बीईएल अभी भी 210 के ऊपर स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो दिस इज नॉट ब्रीचिंग ए लेवल। और ये जब तक ये सस्टेन करेगा ये 209 208 जोन्स, मुझे लगता है कि इसमें आपको एक अपसाइड स्विंग टुवर्ड्स 225 से 230 क्वाइट इजीली देखने को मिलेगा। तो बीईएल आल्सो बाय। यहाँ पे आप 207 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए। यहाँ पे 225 से 230 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखेंगे। 225 235 के जोन्स बीईएल में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 210 211 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बीईएल दूसरा नाम होगा जहां पर आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। तीसरा नाम शिल्पा मैम। तीसरा मेरा बाय रहेगा अभी के लिए मीडिया सेक्टर में। मुझे सन टीवी अच्छा लग रहा है। सन टीवी अराउंड 645 647 अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा खासा लेवल है, यहाँ पे आप एंटर ले सकते हैं। 630 पे अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। एक छोटा सा रिस्क है और यहाँ पे अगर व्यू सही जाता है तो 680 से लेके 700 के बीच आपको लेवल्स आते हुए मिलेंगे। इसमें आज बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है, वो तो 7% लॉन्ग बिल्टअप ऑलरेडी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सेटअप बहुत स्ट्रांग है। इट शुड सी दैट अपसाइड टारगेट्स वेरी सून। तो 680 700 के टारगेट्स के लिए सन टीवी एक और नाम रहेगा। तो तीन नाम जिसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं, बीईएल, सन टीवी और जेके सीमेंट, जिसको शिल्पा मैम ने चुना है। 680 700 के टारगेट्स के लिए आप सन टीवी को देखेंगे, 630 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। बीईएल 225 208 का स्टॉप लॉस, और तीसरा जेके सीमेंट जहाँ पर आप 4500 की कॉल के जरिए भी जा सकते हैं और 4400 का स्टॉप लॉस लेके अदरवाइज भी फ्यूचर साइड में पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। आगे मैं शिल्पा मैम से बातचीत करूंगा, लेकिन हमारे साथ अब दो और खास मेहमान मौजूद हैं। जहां पे जिंक ऑक्साइड बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी जेजी केमिकल्स का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ के जरिए 251 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। और आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अनिरुद्ध झुंझुनवाला और साथ साथ सीएफओ अनुज झुंझुनवाला। तो आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अनिरुद्ध सर, पहले आईपीओ की प्रोसीड्स को लेकर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किस तरह से प्रोसीड्स का इस्तेमाल होने वाला है जो फंड आप रेज कर रहे हो, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे एक्सपेंशन प्लान्स को आप ईयर मार्क करोगे। तो सुमित जी, पहले तो धन्यवाद हमें इस शो में इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने कहा कि आईपीओ से हम 165 करोड़ रेज करेंगे। 165 करोड़ में वर्किंग कैपिटल जो हमारी मटेरियल सब्सिडी है बीडीजे ऑक्साइड, उसकी वर्किंग कैपिटल पे करने के लिए 25 करोड़ रुपए यूज होंगे। बाकी 35 करोड़ बाकी 60 करोड़ रुपए जो है वो बीडीजे के फ्यूचर वर्किंग कैपिटल्स के लिए है। इसके साथ साथ हम 6 करोड़ रुपया एक आर&डी सेंटर में यूज करेंगे जो बीडीजे ऑक्साइड में लगाई जाएगी। ये आर&डी सेंटर नए प्रोडक्ट्स पे इसमें आर&डी करेंगे जो हम लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर। एंड बाकी जो 35 करोड़ रुपए है वो जेजी केमिकल्स के, हमारे जो पेरेंट कंपनी है, उसके वर्किंग कैपिटल पे ऑफ के लिए यूज होगी। तो इस तरह से ये 165 करोड़ का आंकड़ा है। ओके अनुज जी, जिंक ऑक्साइड को लेके क्योंकि थोड़ी समझ कम है मेरी भी, और आम तौर पे भी ये कम यूज़ होने वाली चीज़ है, कमोडिटी है। सो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आप दें कि पहले तो ये प्रोडक्ट कैसे कामकाज करता है, कैसे इसकी प्राइसिंग रहती है, हाल फिलहाल में इसकी प्राइसिंग कैसी रही है, आपके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, क्या मार्जिन पिक्चर हम इसमें रखते हैं। सो जिंक ऑक्साइड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में अपने सब यूज करते हैं इनडायरेक्टली। इसकी काफी सारी उपयोगिता है, रबर, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटलिस्ट, एनिमल फीड, ह्यूमन न्यूट्रिशन, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये सब जगह लगती है एंड ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, एक नॉन रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है एंड इसके विभिन्न तरह के स्पेसिफिक यूजेस है अलग अलग एप्लीकेशंस में। एंड इसकी जो आप प्राइसिंग की बात करें, हमारा जो प्राइस ऑफ जिंक ऑक्साइड है वो लंदन मेटल एक्सचेंज में जो जिंक ट्रेड होता है उससे हमारी फिनिश गुड्स की प्राइसेस लिंक रहती है, उसी से हमारी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी लिंक रहती है। तो एज सच हमारा बिजनेस एक पास थ्रू मॉडल है कि हम एलएमई के बेसिस में हमारी रॉ मटेरियल खरीदते हैं और एलएमई के बेसिस में अपनी फिनिश गुड्स बेचते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ द कंपेटिटिव लैंडस्केप जो आपने पूछा है कि हम सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, हमारी 30% मार्केट शेयर है और बाकी प्लेयर्स हमारे से
छोटे हैं इंडिया में जो भी है, और इस सेगमेंट में काफी बहुत छोटे छोटे लोग भी है जो धीरे धीरे करके कंसोलिडेट होंगे, क्योंकि जो बड़े जिंक ऑक्साइड के बाहर है, जो बड़े टायर कंपनी है, जो बड़े कॉस्मेटिक कंपनी, जो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो धीरे धीरे करके जब छोटे प्रोड्यूसर से लेना बंद कर रही है, लेना कम कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास बड़े वेंडर है जो क्वालिटी कॉन्शियस हो, जो क्वालिटी सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर सके और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ओके, तो अनिरुद्ध सर, जो अनुज जी कह भी रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हमारा यूसेज है जिंक ऑक्साइड का, तो किस तरह की डिपेंडेंस आपकी इंपोर्ट्स पे रहती है? क्या रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो और क्या प्राइसिंग का इम्पैक्ट आपको रहा है? वॉलेटिलिटी किस तरह की आप फेस करते हो यहाँ पर? सो ऐसा है, हम दो रॉ मटेरियल से जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। एक है प्राइमरी जिंक जो कि प्योर जिंक होता है, और एक है जिंक स्क्रैप जो कि जिसे जिंक ड्रॉस कहलाता है। तो जो जहां तक जिंक ड्रॉस है, करीब 60 to 65% ऑफ आवर रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड। हम वो इंपोर्ट करते हैं, विश्व के मोस्ट कंट्रीज से हमारा माल आता है। और बाकी जो 35% है वो हम डोमेस्टिक स्टील मिल्स और गैल्वेनाइजिंग से लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिंक का भाव LME लंदन मेटल एक्सचेंज पे रोज ट्रेड होता है, उसी बेसिस पे हम ये माल खरीदते हैं। और हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है जिंक ऑक्साइड, वो भी हम लंदन मेटल एक्सचेंज पे बेचते हैं। तो एज अ कंपनी, जिंक चाहे $2500 हो, चाहे $3000 हो, हमें उससे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज हम उसी भाव पे माल खरीदते हैं और उसी भाव पे माल बेचते हैं। हाँ, एज अ बिजनेस हम कुछ इन्वेंट्री कैरी करते हैं, तो जिंक में अगर चढ़ाव आती है तो उस इन्वेंट्री पे हमें गेन होगी, और अगर जिंक में कोई गिरावट आती है तो उस इन्वेंट्री पे लॉस होगी। बट अदरवाइज एज अ बिजनेस हमारा एक पास थ्रू मॉडल है, हम उसी LME पे खरीदते हैं और उसी पे बेचते हैं। तो अनिरुद्ध सर जी, अनिरुद्ध सर, एक चीज़ और, क्योंकि आपने जो कैपेसिटीज़ की बातचीत की कि आप फर्दर R&D सेंटर में एक्सपेंडिचर कर रहे हो वगैरह, सो क्या कैपेसिटी अभी है और क्या कैपेसिटी हम देखेंगे पोस्ट IPO इस फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक? सो अभी हमारी कैपेसिटी पूरी जिंक केमिकल्स को, पूरे बास्केट को देखें तो करीब करीब 77,000 टन्स की है। इसमें कुछ कैपेसिटी है जिंक सल्फेट और जिंक इंगट की, जो हमने नहीं लगाई है, और इसके अलावा हमारा जिंक ऑक्साइड का कैपेसिटी लगभग 60,000 टन का है। आगे चलकर हम जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, उसमें हमने इनलिस्ट किया है कि हम वेस्ट में एक प्लांट लगाएंगे गुजरात में। ये बेसिकली सिरेमिक सेक्टर, टायर सेक्टर और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को केटर करने के लिए है। इसके अलावा हम साउथ ईस्ट एशिया में भी इनरोड्स करना चाहते हैं, जहां भी हमारी इच्छा है कि हम या तो नई कैपेसिटी लगाएंगे या कोई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को लेंगे। सो combined all of this, the capacity expansion should be quite significant in coming years to come. ओके, अनुज सर, एक चीज़ और, करीब करीब 34% का रेवेन्यू CAGR और रफली 40% के आसपास का पैट का CAGR, बड़ा नंबर है और एक अच्छा एस्टॉनिशिंग नंबर से हम मान के चलते हैं इस तरह की ग्रोथ पर। तो सस्टेनेबल है कंसीडरिंग जो प्राइस की वॉलेटिलिटी रहती है इनपुट प्रोडक्ट्स की या जिंक की, ये सस्टेनेबल नंबर मान के चले हम इसे? तो देखिए, एज अ मैन्युफैक्चरर हमारा हमेशा एकमात्र फोकस रहता है ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ। एंड क्योंकि आप जानते हो कि हम दो नए ज्योग्राफी में प्लांट लगा रहे हैं, एक हम वेस्ट इंडिया में लगा रहे हैं, एक साउथ ईस्ट एशिया में लगा रहे हैं, और हमारी एग्री केमिकल की जो जिंक सल्फेट है उस पोर्टफोलियो को भी हम एक्सपैंड करेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू अचीव द ग्रोथ दैट वी अचीव्ड इन द पास्ट, बिकॉज हम दो नए ज्योग्राफी में जा रहे हैं। उन ज्योग्राफी में जा रहे हैं जहाँ हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर बहुत कम है, तो इट इज अ न्यू एरिया जहाँ हमारे को बहुत खुला मैदान है हमारे को ग्रो करने का। So we are confident that we should be able to achieve the numbers that we achieved in the past. तो अनुज सर, कौन सी दो नए ज्योग्राफीज हैं और किस तरह का वहां पर केपेक्स ईयर मार्क है? So दो नई ज्योग्राफी, जैसे हमने कहा, एक गुजरात है और एक साउथ ईस्ट एशिया है। ये दो ज्योग्राफीज में डिमांड फॉर जिंक ऑक्साइड बड़ी अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग है। कैपेक्स नंबर ड्यू टू रेगुलेटरी रीजंस आई कैन नॉट डाइवल्ज द स्पेसिफिक फिगर, बट द कैपेक्स विल बी नॉट वेरी लार्ज and it will easily be funded by internal accruals. आप हमारे हिस्टोरिकल कैपेक्स भी देखो, हमेशा हमारी 15 से 20 करोड़ की एक प्लांट में कैपेक्स रहती है, उसी के रेंज में रहेगी, एंड विच इज कंफर्टेबल। अनिरुद्ध सर, एक्सपोर्ट का नंबर मैं देख रहा था, ईयर बाय ईयर करीब करीब 9% के आसपास की एक्सपोर्ट सेल्स थी, वो बढ़ते बढ़ते अपने 9.5 पौने 10 की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है और एक कंफर्टेबल सस्टेनेबल बेसिस पे बढ़ रही है। सो आप क्या टारगेट लेके चल रहे हो एक्सपोर्ट के नंबर्स पर? जैसा आपने सही कहा, हमारा एक्सपोर्ट्स रफली 10% है। हमारा जो मानना है कि अभी हमने लास्ट ईयर एक स्पेशलिटी जिंक ऑक्साइड प्लांट लगाया जो स्पेशल ग्रेड्स बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कॉस्मेटिक में जाता है। इस क्षेत्र में इसकी कंजम्पशन इंडिया में भी बढ़ रही है और विश्व में भी, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में इसका कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। और हम आशा करते हैं कि ये जो नए प्लांट से हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट्स वुड इंच अप
ग्रेजुअली, बट इट विल स्टार्ट इंचिंग अप। और हमारे काफी सारे टायर कस्टमर्स भी है जिनके प्लांट साउथ ईस्ट एशिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, तो स्लोली वी आर ट्राइंग टू कैटर टू देम आल्सो। इनफैक्ट हमारा एक टायर कस्टमर यूरोप में भी है जिसको भी हम अब माल देना चालू करें, तो स्लोली एंड स्टेडीली वी एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट्स टू ग्रो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुरोध सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और अनु सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं आज से खुलने वाले आपके आईपीओ को लेकर, और उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स देखें और हम आगे आपसे फिर से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बार वापस आईपीओ की तमाम डिटेल स्क्रीन पर आएगी। आज से खुला ये आईपीओ 7 मार्च को बंद होगा। 210 से 221 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, और लोअर एंड पर करीब 247 करोड़ रुपए और अपर एंड पर 251 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज है। फ्रेश इशू 165 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर है। तो ये तमाम डिटेल आपके सामने आईपीओ को लेकर है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ शिल्पा मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत आगे जारी रखेंगे, कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और मार्केट्स में रिकवरी तो आई है लोअर लेवल से, लेकिन कितना हद तक सस्टेनेबल रहता है, सेकंड हाफ कैसा रहता है, ये क्रूशल रहेगा। लेकिन अभी के लिए हाँ, बाजारों में निचले स्तरों में जरूर थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली अभी प्रिवेल कर रही है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में जरूर रिकवरी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सस्ता ऑप्शन मुझे लगता है डीएलएफ पे ध्यान देना चाहिए। डीएलएफ एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ सस्टेन कर रहा है अबव 900, और यहाँ पे एज लॉन्ग एज 900 के ऊपर रहता है, मुझे लगता है 1000 से लेके ऊपर के लेवल्स आपको शायद इस सीरीज पे भी देखते हुए मिले। तो यहाँ पे 950 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली 24.5 25 के बीच में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 17 का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 33, 38 एंड 42। 950 की कॉल, 33, 38 एंड 42 इन टारगेट्स के लिए आप टारगेट कर सकते हैं इनको। और 950 की कॉल 25-26 रुपए के जोन्स में डीएलएफ में अभी कामकाज कर रही है। इस पे आप खरीदारी कर चलने की राय आपको शिल्पा मैम दे रही हैं। 33, 38, 42 के टारगेट, 17 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकती हैं। शिल्पा मैम, 3 नाम जो पूछने बहुत अहम हैं, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल और टाटा कम्युनिकेशन, ये तीनों नामों पर आपकी क्या टिप्पणी है? टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स 1000 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट, तो ये नए जोन के लिए है 1100 1130, जब तक ये 1000 होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। आपको यहाँ पे, आप जिन्होंने ऑलरेडी किया है तो आप इसको ट्रेल कर दीजिए, और अगर किसी ने अभी भी नया यहाँ पे एंट्री लिया है स्टॉक में, तो कीप अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो 1000 और लुक फॉर टारगेट्स टू लेवल 1120। टाटा केमिकल की बात करेंगे तो टाटा केमिकल भी पिछले एक हफ्ते से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जहाँ पे 1130 से लेकर अगेन 1150 के लेवल्स के लिए हम इसको भी रेकमेंड कर रहे हैं हर जगह टू आवर क्लाइंट्स, टू आवर फ्रेंचाइजीज। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑफ 1020 का रखिए। इसका एक अच्छा खासा ये पहले का रेजिस्टेंस था, जिसको अभी डिसाइसिवली ब्रीच करके होल्ड कर रहा है। और वहीं पे टाटा कॉम की बात करेंगे तो टाटा कॉम एक वो बोलते हैं एक नॉन स्टॉप स्ट्रेंथ के साथ इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यू हाइज। यहाँ पे 2000 का एक टारगेट था, जहां पे हमने इसको कल तक ट्रेड करते हुए दिखा है, और आज एक छोटा सा एक अगेन ब्रीदर है। तो मुझे लगता है जब तक ये अगेन ऑन डिक्लाइंस आप बाय करेंगे टिल 1900 ही होल्ड करता है, तो आपको अगेन एक अपसाइड टारगेट्स ऑफ 2100 से लेके 2200 के लेवल्स के लिए मिलेगा। तो लेकिन टाटा कॉम क्योंकि थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है, आप थोड़ा और डिक्लाइंस के लिए वेट कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1900, फिर आप इसमें रेकमेंड करके आप बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 2100। ओके, तो तीनों स्टॉक क्योंकि सबसे ज़्यादा बजिंग थे 2 दिनों में, इसलिए इन पे बात करना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। तो डीएलएफ सस्ते ऑप्शन तौर पर चुना है, बीईएल, जेके सीमेंट जैसे नाम जो कि आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे, और निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स, ये रणनीति शिल्पा मैम की तरफ से आपको बताई गई है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।